नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी, यूपीजीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 37 के ऊपर। इसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे द्विवेदी युगीन कविताओं की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसके पहले भारतेंदु युगीन कविताओं की प्रमुख प्रवृत्तियों पर आप सभी से चर्चा की थी। उम्मीद है कि उसे आप लोगों ने देखा होगा और अपने कॉपी पर नोट भी कर लिया होगा। मान लीजिए ये प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 125, 200 या 250 शब्दों में लिखने के लिए आए तो आप कैसे लिखेंगे? एक चीज आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रश्न एकदम हूबहू इससे मिलते हुए नहीं आएंगे, बल्कि कहीं न कहीं इससे जुड़े हुए रहेंगे। तो हम प्रवृत्तियों पर विचार कर रहे हैं, यानी कि एक से अधिक प्रश्न इसमें समाहित होंगे। तो इसका आप ध्यान रखेंगे और फिर अगर प्रश्न मॉडिफाई होकर आता है तो आप अपने उत्तर को भी मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो चलते हैं सीधे हम बातचीत करते हैं कि द्विवेदी युगीन कविताओं की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या रही हैं और कौन-कौन से कवि रहे हैं और आपको अपने दिमाग में किन-किन तथ्यों को रखना है। सबसे पहले आप महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक कथन यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जब हम द्विवेदी युग की बात करते हैं तो वो कोई और नहीं है बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। तो यहाँ पर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक कथन को लेकर आप सभी से चर्चा करेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि द्विवेदी युगीन कवियों की क्या मंशा थी या फिर किस तरीके से अब वो कविताएं लिखना चाहते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। यहाँ पर कथन से एक चीज आपके ध्यान में आना चाहिए कि कविता की विषय वस्तु क्या हो, काव्य वस्तु क्या हो, इस चीज को लेकर आलोचना में लगातार चर्चा परिचर्चा होती रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने जो भी पूर्ववर्ती कालखंड है, खास तौर से इस कथन से उन्होंने रीतिकाल की आलोचना की है कि जहां पर केवल दरबारी काव्य, नायक नायिका या फिर श्रृंगार रस युक्त कविताएं लिखी गईं, लेकिन कविताओं का क्षेत्र उतना ही नहीं है बल्कि विस्तृत है। कविताएं चाहे तो कोई चींटी पर भी लिख सकता है, कोई हाथी पर भी लिख सकता है, कोई भिक्षुक पर लिख सकता है, कोई राजा पर लिख सकता है, कोई आम मनुष्य पर लिख सकता है, कोई बिंदु पर लिख सकता है, कोई समुद्र पर लिख सकता है, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, किसी पर भी कविता लिखी जा सकती है। बस वो कवि के मनोभाव के ऊपर है और जो भी उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा है उसके आधार पर वो लिख सकता है। यानी कि कविता का जो विषय है वो बहुत व्यापक है। तो जब उस युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इस तरीके का विचार रख सकते हैं, तो कवियों ने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे अपने को बढ़ाया। इसीलिए आप देखेंगे कि द्विवेदी युगीन कविताओं का जो विषय वस्तु है वो काफी व्यापक है, विषय भी नए हैं और इसकी चर्चा हमने भारतेंदु युग में भी की थी कि नए नए विषयों की तरफ कविता मुड़ी थी। आगे चलकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसको और विस्तृत कर दिया और ये सारी चीजें वो किसके माध्यम से लोगों को बताते रहे होंगे, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि वो सरस्वती पत्रिका थी। कब से कब तक उन्होंने संपादन किया था, क्या किया था, ये सारी चीजें आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कई बार आपसे निवेदन किया है कि भले हम सब्जेक्टिव तौर पर यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऑब्जेक्टिव माइंडसेट से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो द्विवेदी जी के कथन को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और हमने कमेंट सेक्शन में सवाल पूछा था कि ये बात उन्होंने कहां पर लिखा है। कवि कर्तव्य, यानी कि कवि का कर्तव्य क्या हो सकता है? केवल नायक नायिका, श्रृंगार ये सभी नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी चीजों पर और बड़ी से बड़ी चीजों पर भी कविता को लिख सकता है। ये कवि का कर्तव्य है। अब इस युग में कौन कौन से कवि थे? कवियों की संख्या बहुत ज्यादा है, फिर भी आप लिखेंगे सनेही, नाथूराम शर्मा शंकर, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक और राय देवी प्रसाद पूर्ण।
आदि इस युग के प्रमुख कवि रहे। इसमें एक नाम और आप जोड़ लेंगे, हरिऔध। ठीक है, द्विवेदी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार है। तो कवियों का आपने परिचय दे दिया, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि फला फला कवि द्विवेदी युग के थे। अब काव्य प्रवृत्तियों की हम बात करें तो चूंकि ये दौर था, आपके दिमाग में वो सब आना चाहिए कि द्विवेदी युग का समय कब से कब तक है, ये सब आना चाहिए। तो वो जो दौर है वो गुलामी का दौर है। तो सबसे पहली जो प्रवृत्ति थी वो थी राष्ट्रीयता। आपने देखा कि भारतेंद्र युग में भी राष्ट्रीयता थी, लेकिन उसमें राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति में द्वंद्व था। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है, एकदम एकदम से क्लियर है कि एकदम राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम, अतीत गौरव, स्वदेश अभिमान की अभिव्यक्ति हुई है, या फिर स्वदेशाभिमान भी इसको बोल सकते हैं आप। यानी कि इस समय के जितने भी कवि थे राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थे, देश प्रेम उनकी कविताओं के केंद्र में था, अतीत गौरव वो क्या थे और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है इसका भी बोध द्विवेदी युगीन कवियों के अंदर था, और अपने देश के प्रति जो गर्व है, जो गौरव है, उसकी भावना भी द्विवेदी युगीन कवियों की कविताओं में अभिव्यक्त हुई है। वास्तव में द्विवेदी युगीन कवियों ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अतीत के गौरव का गान करते हुए देश की वर्तमान दशा पर क्षोभ प्रकट किया है। और आपको वो ग्रंथ याद आ गया होगा, भारत भारती। अब इसका प्रकाशन कब हुआ, कितने खंडों में बटा हुआ है, आप ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर को भी देखा होगा और तमाम परीक्षाओं को देखा होगा। तो ये सारी चीजें की वर्ड्स में आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो भारत भारती में भी अतीत गौरव की बात की गई है, वर्तमान की बात की गई है, भविष्य की बात की गई है। तो इसी के वजह से मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के तौर पर भी जाना गया। तो क्या था, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। तो अतीत गौरव का यहाँ पर वर्णन किया गया कि किस तरीके से पहले भारत था और अंग्रेजों के जमाने में कैसे रहा जब हम गुलामी के दौर से गुजर रहे थे। तो राष्ट्रीय चेतना लगभग सभी कवियों में रही हुई है, उसमें मैथिली शरण गुप्त का नाम हम सबसे ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, अगली जो प्रवृत्ति है वो है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा कि ऑप्शन में ये शब्द लिखा हुआ रहता है। तो इतिवृत्तात्मकता ये जो शब्द है, ठीक है, इति वृत्त, इतिवृत्त से बना हुआ है विशेषण के तौर पर, यानी कि आख्यान परक काव्य को हम इतिवृत्त कहते हैं। यानी कि जो पुराणों पर आधारित हो, अब पुराने इतिहास पर आधारित हो, ठीक है, मिथक पर आधारित हो, तो उसको हम आख्यान परक काव्य के अंतर्गत रख सकते हैं। और जिसमें सपाट बयानी की गई हो। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कई बार हम सपाट बयानी यानी कि सीधे सीधे अभिधा में चीजों को प्रस्तुत किया गया हो, ठीक है, सपाट बयानी, उसको भी हम इतिवृत्त, जैसा है उसी तरीके से उसका वर्णन करना। जैसे आपने एक शब्द पढ़ा होगा जीवन वृत्त, जिसका जैसा जीवन होता है उसी तरीके से उसका चित्रण कर दिया जाता है, यानी कि ऐसा हुआ था उसका हुबहू सीधे सीधे अर्थों में बयान कर देना, उसको सपाट बयानी कहा जाता है। इस पर हम इसलिए जोर दे रहे हैं कि आप सभी प्रायः इसको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कहीं न कहीं शब्द को देखेंगे, तो अब आपके दिमाग में आ जाएगा कि जो भी रचना आख्यान परक है, पुराणों पर आधारित है, किसी वृत्त पर आधारित है, तो उसको हम इतिवृत्त कहते हैं। जो प्रबंध रचना की प्रवृत्ति है, प्रबंध मतलब जिसमें कि महाकाव्यत्व की विशेषता होती है, ठीक है, महाकाव्य की तरह वो होता है। तो द्विवेदी युग में खंड काव्य लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए अधिक मात्रा में, मुक्तक रचना की प्रवृत्ति कम रही है। इसके पहले आप रीति काल में देखेंगे तो कुछ मुक्तक लिखे गए, बाद में धीरे धीरे इनकी संख्या कम हुई, लेकिन यहाँ पर द्विवेदी युग में खंड काव्य, जैसे आप राम नरेश त्रिपाठी का नाम सुनेंगे तो उनके जो भी तीनों खंड काव्य हैं आपके दिमाग में आगे होंगे। मैं उसको लिखूंगा नहीं, आपके दिमाग पर चोट करूंगा, जिससे कि आपको लगे कि अगर आप नींद में भी हैं तो आपको लगे कि कोई कोई सवाल पूछा है क्या। तो राम नरेश त्रिपाठी के जो तीनों खंड काव्य हैं उसको होमवर्क के तौर पर आप जरूर नीचे कमेंट करेंगे। और महाकाव्य भी लिखे गए जिसमें आप प्रिय प्रवास का नाम
जरूर ध्यान में रखेंगे। उदाहरण के लिए मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य लिया जा सकता है, जो कि आख्यान पर आधारित है। एक काव्य देख रहे हैं कि कृष्ण और राधा पर आधारित है, यानी महाभारत से इसको आप जोड़ सकते हैं, और दूसरा आप देख रहे हैं कि रामायण से है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इतिवृत्त शब्द या इतिवृत्तात्मकता जो है उसको आप बिल्कुल अब मतलब कि नहीं भूलेंगे, या फिर आपको ये शब्द परेशान करेगा। बिल्कुल आप समझ गए। अगली जो विशेषता रही है वो है नैतिकता एवं आदर्शवाद। जाहिर सी बात है कि जिस युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे, उस युग में नैतिकता और आदर्शवाद जो है अपने चरम पर होगा। आपको घटना जरूर याद आ गई होगी कि उन्होंने निराला की एक कविता जूही की कली को वापस कर दिया था, इस आधार पर कि इसमें कुछ अश्लील वर्णन। तो ये घटना जरूर आप अपने दिमाग में रखिए। तो नैतिकता एवं आदर्शवाद इस कालखंड की एक प्रमुख विशेषता रही। इस युग में श्रृंगार भावना का विरोध हुआ, नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। द्विवेदी युग का काव्य आदर्शवाद से अनुप्राणित है, यानी कि उसके केंद्र में आदर्शवाद है। ऐसी कविता लिखी जाए जिससे कि आदर्श पेश हो। और एक चीज और आपने ध्यान रखा होगा कि ये वही महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जिन्होंने मैथिली शरण गुप्त से स्पेशली ये आग्रह किया था कि हमारी जो भी परंपरा में महिलाएं उपेक्षित रही हैं, उन पर आप कोई ग्रंथ जरूर लिखिए। तो मैथिली शरण गुप्त ने दो तरीके के ग्रंथ लिखे। एक तो उन्होंने साकेत को लिखा जो कि उर्मिला के जीवन पर आधारित रहा, और एक यशोधरा पर उन्होंने यशोधरा नाम से ही काव्य लिखा। तो कहीं न कहीं जो उपेक्षित स्त्रियां थी उनको भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रचना कर्म किए गए। तो इस युग की जो विशेषता थी नैतिकता एवं आदर्शवाद कैसे थी? अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल सहता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अनल। आप लोगों ने अगर कभी लोहार इत्यादि के पास कभी आप गए होंगे, उम्मीद है कि कुछ विद्यार्थी गए होंगे, कुछ नहीं भी गए होंगे। आप देखेंगे वो लोग कोई लोहा गर्म होता है उसको जलाते हैं और उसी पर चोट पहुंचाते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो उस लोहे पे नहीं वार पड़ रहा है बल्कि आग को चोटिल किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये पंक्ति देखिए बहुत कुछ कह रही है कि अति खल की संगत करने से, दुष्ट लोगों के संगत रहने में सम्मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन की मार अनल से। अगर लोहे में जंग लगा हुआ उसको जलाया जा रहा है, उसको पीट कर सही किया जा रहा है, तो लगता है ऐसा कि लोहे पर नहीं बल्कि जो अग्नि है उस पे वार किया जा रहा है। तो ये कुछ कविताएं इसी तरीके से द्विवेदी युग में लिखी जा रही थी। आगे अगली जो प्रवृत्ति है वो है प्रकृति चित्रण। आप देखेंगे ये, अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, आपको कोई विशेषता नहीं आ रही है तो प्रकृति चित्रण जरूर लिख दीजिए। आपको पता है कि हर कालखंड में कवियों का संबंध प्रकृति से जुड़ा रहा है, बहुत गहरे से जुड़ा रहा है। तो द्विवेदी युग में श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण अपने रचनाओं में किया है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर है, खरीफ के खेतों में अब सुनसान है, रबी के ऊपर किसान का ध्यान है। ये श्रीधर पाठक की पंक्ति है, इसको ध्यान में रखना है। बाकी इसी दौर में आप देखेंगे कि स्वच्छंदतावाद का भी प्रचलन चल रहा था। द्विवेदी युग के समानांतर ही स्वच्छंदतावाद भी चल रहा था, और इसमें कवियों की रचनाओं के केंद्र में प्रकृति। और इसीलिए आपने कथन भी सुना होगा कि प्रकृति की ओर लौटो। जितना स्वच्छंदता प्रकृति की गोद में है उतना कहीं और आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रकृति चित्रण द्विवेदी युग की एक खास विशेषता रही है। अगली जो प्रवृत्ति है वो है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। सामाजिक समस्याओं का चित्रण आपने भारतेंदु युग में भी देखा और यहाँ पर भी। चीजें 10-15 साल के बाद थोड़ी बहुत बदली हुई हैं। छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति को काव्य का विषय बनाया गया। नाथूराम शर्मा शंकरकृत गर्भरंडा रहस्य में जन्म से पहले ही विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कष्टमय जीवन का बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो गर्भरंडा रहस्य ग्रंथ है इसमें किस विषय को उठाया गया है।
तो अपने दिमाग में रखिए कि ऐसी विधवाएं जो पेट में, उनको मालूम ही नहीं है, पहले तो एक भ्रूण हत्या होती थी, लेकिन मान लीजिए पहले जमाने में शादी आपस में ही तय हो जाती थी कि मेरा बेटा होगा तो आपकी बेटी से शादी हो जाएगी, आपकी बेटी होगी तो मेरे बेटे से शादी हो जाएगी। पहले जमाने में लोग जबान के बहुत पक्के होते थे, जो कि कई बार गुलामी के प्रतीक के तौर पर भी हो जाता था। आज चूंकि ये वाला जो यहाँ पर प्रसंग दिया गया है, ये सामाजिक दृष्टिकोण से किसी भी तरीके से सही नहीं। तो मान लीजिए किसी की शादी पेट में ही से तय हो गई है और बाद में जिससे होने वाली थी वही दुनिया में नहीं रहा, तो ऐसे लोगों को भी विधवा का दर्जा दे दिया जाता था और उनका जीवन कष्टमय रहता था। तो कवियों का ध्यान गया, खास तौर से नाथूराम शर्मा का ध्यान उस तरफ से गया। देख रहे हैं कि जो समाज की सच्चाइयां रही हैं, जो सामाजिक कुरीतियां रही हैं, उसके तरफ भी द्विवेदी युगीन कवियों का ध्यान गया है। अगली जो विशेषता रही है, अनुदित रचनाएं। वैसे आप देखेंगे अनुवाद की शुरुआत तो भारतेंदु युग से हो गई थी, अलग अलग भाषाओं से हिंदी में अनुवाद हो रहे थे। द्विवेदी युग में भी कुछ इसी तरीके के अनुवाद किए गए। इस काल में मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुदित रचनाएं भी लिखी गईं। विशेषतः संस्कृत, बांग्ला एवं अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद कवियों ने प्रस्तुत किए। गुप्त जी ने अतुकांत रचनाओं में भी सफलता पाई। अतुकांत, आप देखेंगे कि तुकांत जो पहली लाइन ऊपर है, दूसरी लाइन भी उसी से मेल खाती हो, जो खासतौर से आखिरी शब्द, तो उनको तुकांत बोला जाता है। अतुकांत मतलब जो थोड़ा सा स्वच्छंद टाइप के पद। तो गुप्त जी यानी मैथिली शरण गुप्त इस तरीके की रचनाएं भी की हैं। मेघनाथ वध का अनुवाद इन्होंने अतुकांत कविता में किया है। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो मेघनाथ वध अब वो अनुदित रचना है, मैथिली शरण गुप्त ने उसको अनुवाद किया है। तो इस विशेषता को भी ध्यान में रखना है। अगली विशेषता है काव्य रूपों में विविधता, यानी जो काव्य रूप है, जो काव्य के स्ट्रक्चर संरचना रही उसमें भी विविधता है। जैसे कि खंड काव्य, ठीक है, महाकाव्य और मुक्तक। मुक्तक अपेक्षाकृत कम लिखे गए लेकिन लिखे गए, तो यही है विविधता। एक ओर तो महाकाव्य लिखे गए, दूसरी ओर खंड काव्य लिखकर प्रबंध रचना की प्रवृत्ति का परिचय दिया गया। प्रगीत मुक्तकों का प्रारंभ भी इस काल में हो गया था। धीरे धीरे मुक्तक, प्रगीत मुक्तक जिसको कि लिरिकल बैलेट्स कहा जाता है, आपने पाश्चात्य काव्य शास्त्र में पढ़ा होगा। ठीक है, आपके लिए दूसरा होमवर्क है जो कि आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ने का जो सही तरीका है कि सब्जेक्टिव तौर पर पढ़ते पढ़ते कैसे इसको ऑब्जेक्टिव माइंड सेट से पढ़ना है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगली जो विशेषता है वो है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। द्विवेदी युग में आप जानते हैं कि जो हिंदी आज हम प्रयोग में ला रहे हैं, और उसको जो व्याकरण संबद्ध बनाने की कोशिश किसी ने किया तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने न केवल संपादन किया बल्कि भाषा को, हिंदी भाषा को व्याकरणबद्ध भी बनाया, व्याकरण के नियमों से उसको जोड़ा। तो उसमें खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में रही और इस युग में आकर एकदम से क्लियर हो गया कि गद्य और पद्य दोनों की भाषा एक होगी, वो होगी खड़ी बोली। इसके पहले के कवियों में द्वंद था कि ब्रज भाषा का प्रयोग करें कि खड़ी बोली का प्रयोग करें, लेकिन द्विवेदी युग में आकर एकदम से ये क्लियर हो गया कि गद्य और पद्य की भाषा एक होगी, वो होगी खड़ी बोली। तो इसी को आपको लिखना है कि द्विवेदी युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग ब्रज भाषा के स्थान पर काव्य भाषा के रूप में किया गया। और इसीलिए सवाल पूछा जाता है कि खड़ी बोली का जो पहला महाकाव्य है वो कौन सा है। ठीक है, वैसे तो आप देखेंगे खड़ी बोली का प्रयोग शुरुआत से एकदम आदिकाल से ही दिखाई पड़ जाता है। आमिर खुसरो इत्यादि की रचनाओं में आपको दिख जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे आप लिखेंगे कि छंदों की विविधता। इस कालखंड में अलग अलग तरीके के छंदों का प्रयोग किया गया। काव्य में प्राचीन छंदों दोहा, चौपाई, रोला, सवैया, कुंडलिया के साथ साथ संस्कृत वर्ण वृत्तों हरिगीतिका, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, शार्दुल विकृत, तांटक आदि का भी प्रयोग किया गया। यानी कि छंदों का बहुल मात्रा में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। लेकिन हमने यहाँ पर एक बोल्ड किया हुआ है, ठीक है, संस्कृत वर्ण वृत्तों का प्रयोग। ये भी द्विवेदी युग की कविताओं की एक खास प्रवृत्ति है। खास तौर से ये प्रिय प्रवास के संदर्भ में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा
तो ये सवाल प्रायः आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरे दिमाग में ये आता है कि तथ्यों को आपको कहानी की तरह बताया जाए। देखने में तो लग रहा है कि सब्जेक्टिव आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये ऑब्जेक्टिव तैयारी भी हो रही है। अंततः आप निष्कर्ष में पहुंचेंगे कि कुल मिलाकर द्विवेदी युग ने हिंदी कविता को प्राचीन रूढ़िबद्धता से पृथक करने में इस युग के कवियों का विशेष योगदान है। ठीक है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया तथा गद्य क्षेत्र में भाषा का परिष्कार कर उसे व्याकरण सम्मत बनाया गया। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदता की ओर ले जाने में इन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपना पूरा उत्तर लिखेंगे। उम्मीद है कि जब आप लिख लेंगे, 9 प्रवृत्तियों के बारे में हमने चर्चा की है, तो उम्मीद है कि इसमें से 7-8 तो लिखते लिखते ही आपको याद हो जाएंगी और बाकी स्टोरी के रूप में आपके दिमाग में बैठेंगी। जैसे जैसे आपका दिमाग शांत होगा, आपका चित्त भी शांत होगा, वैसे वैसे आपकी जो लेखनी है वो आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए आपको घबराना नहीं। एग्जाम हम मेंस के दृष्टिकोण से जरूर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब आप अपने नोट्स को खोलेंगे और उसमें अभी तक 37 प्रश्नों को लिखे होंगे, तो आप एक बार केवल आप रिवीजन करेंगे, आपको लगेगा कि ये तो किसी भी कोचिंग से बेहतर नोट्स है, क्योंकि वो आपका नोट्स है। आपने अपने हाथों से उसको लिखा हुआ है और हाथ से बनी हुई चीज का कितना महत्व होता है, ये आप सब भली भांति जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी कोशिश क्या है कि आपके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है, जो मेहनत करने की क्षमता है, उसको सामने लाएं और जब सामने आ जाती हैं, तभी आप किसी भी काम को करने में आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।